इस कैंपस के मूलभूत सवालों पर और इस कैंपस की जो समस्याएं जिससे इस कैंपस के छात्र जूझ रहे हैं और जिसका हर बार बहाना बनाया जाता है। अगर हम बोलते हैं कि 12 साल से एमसीएम अगर फंसा हुआ है वही 2000 का 2000, तो बात आती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, फंड कट हो चुके हैं। हम कहते हैं कि रहने के लिए जो हॉस्टल थे, जो ये कैंपस इंश्योर करता था, और एक हॉस्टल बन के तैयार है, बराक हॉस्टल, लेकिन उसको खोला नहीं जा रहा है और उसके बरक्स छात्रों को बाहर कमरे लेकर रहना पड़ रहा है। तो आप इसको खोलिए तो ये कहते हैं कि इसका सालाना रनिंग कॉस्ट है 2 करोड़ रुपया और हमारे पास फंड्स नहीं है। और ऐसे तमाम सवाल, चाहे वो एमपीएच एमटेक में नॉन नेट देने की बात हो, उसमें भी कहते हैं कि फंड्स नहीं है। सारे फंड कट हो चुके हैं। इस कैंपस में एक सेमिनार करवाने के लिए आज फंड्स नहीं है। आप देखिएगा कि और भी अलग अलग तरह के काम इस कैंपस में होंगे। सारे जो इस कैंपस के एकेडमिया से सरोकार रखने वाले प्रोग्राम हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन उससे इतर बहुत सारे प्रोग्राम वाइस चांसलर करवाती हैं और बतौर चीफ गेस्ट होकर उसमें जाती हैं। लेकिन हमारे जो सरोकार रखते हैं, हमारे सवाल जो सरोकार रखते हैं, हमारे सेमिनार, उसके नाम पर कहती हैं कि फंड कट्स है। तो आज का हमारा टॉपिक है द क्रोनोलॉजी ऑफ द फंड कट इन हायर एजुकेशन, और ये बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ मसला है कि फंड कट्स है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि कैंपस का फंड्स बढ़ाया जाए। कैंपस के सारे सवालों को, जो भी फंडिंग का सवाल है, उसको सुना जाए और उस पर काम किया जाए, और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको माना जाए। हमारे स्पीकर हैं, सबसे पहले स्पीकर है, मैं चाहूंगा कि वो आए हमारे बीच में। देवादित्य भट्टाचार्य है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में फैकल्टी है। मैं चाहूंगा कि वो आए और यहाँ बैठे। इसके साथ कुछ और स्पीकर्स हैं, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा भी हैं, वो थोड़ी देर में मौजूद होंगे। और सौमेन चट्टोपाध्याय किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, तो उनसे हमारी बात फिर होगी। लेकिन हम सबसे पहले प्रोफेसर देवादित्य को ही चाहेंगे कि वो इस पर अपनी बात रखें। पहले तो आप सबको क्रांतिकारी सलाम है। और आपका जो ये हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसके सारे मुद्दों को मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, राइट। और सबके साथ ऑब्वियसली राइट सहमति है, और उन सब सवालों पे जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं उन सब से थोड़ा सा हिंदी में बोलने का, पर मेरा हिंदी मतलब बहुत ही मेरा हिंदी इज काइंड ऑफ वर्ल्ड फेमस, बट नॉनदलेस सो मैं थोड़ा सा आई विल ओकेजनली काइंड ऑफ लैप्स इनटू अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, राइट। तो अगर कभी लगे कि थोड़ा ज्यादा जार्गन हो रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो जरूर मुझे रोकिएगा, राइट, और रोक के पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि खुद को ट्रांसलेट करने की, राइट, तो खुद को हिंदी में ट्रांसलेट करने की, या फिर अगर वो भी ना हो पाए तो थोड़ा सा आसान अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो मुद्दा तो बहुत सीरियस है, और मुद्दा सिर्फ सीरियस ही नहीं है, ये मुद्दे से तो हम सब लोग जूझ रहे हैं अपने अपने हिसाब से, राइट। और सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं स्कॉलर्स, राइट। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ, राइट, तो हर दिन के जो जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ मुद्दे है ये, राइट। और ये फंड कट का किस तरीके का रेपरकशंस होता है, राइट, तो जो क्लासरूम से लेके हॉस्टल लाइफ तक, राइट, तो या फिर कैंपस का जो एक सामूहिक लाइफ है, राइट, तो उसके हर एस्पेक्ट को कैसे इंडेंजर करता है, हर एस्पेक्ट को कैसे, राइट, तो अंडर कट करता है, वो तो हम सब लोग अपनी जिंदगी से, राइट, तो अपने, राइट, तो हर रोज के जो सवाल है, जो स्ट्रगल्स है, राइट, तो उन सब के जरिए जान ही लेते हैं, राइट। वो तो सबको पता है, राइट। बट मैं जो करूंगा, राइट, इन द टाइम दैट आई हैव, राइट, आई विल ट्राई एंड प्रोबेबली, राइट, कीप
on the table, let's say, right? So if we have an imaginary table here, right? So I will try and keep on the table, right? So something of the chronology, जो धनंजय ने कहा अभी, right? So अभी ये जो chronology of fund cut, right? So इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश मैं करूंगा, right? So और इसको करूंगा कुछ ठोस पॉलिसी एग्जाम्पल्स के जरिए, राइट? so, जो कि मुझे लगता है कि आज के जमाने में, राइट, जिस तरीके का ऑनस्लॉट हायर एजुकेशन पे हो रहा है, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी, राइट? आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट किस तरीके का है वो तो सबको पता है, राइट? वो भी क्लासरूम से लेके, राइट, रास्तों तक, राइट, सबको देखने को मिलता है, हर रोज मिलता है, राइट? बट एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी देयर इज a full-on, a frontal onslaught, a frontal attack on higher education, but of course all forms of education, not just higher education, right? So it goes as far down as schooling as well, right? And that is something that we all know, right? So और जिस विषय पे चर्चा आगे भी हो सकती है, राइट? सो आप लोगों से बातचीत के जरिए, आप लोगों में अगर कोई प्रश्न है उसके जरिए भी हो सकती है, बट of course, alongside that ideological attack, right? So a larger attack, and of course, I mean, an equally brutal attack is the financial onslaught, right? So that's the economic attack that we are facing. तो ये जो economic attack है, right? So हायर एजुकेशन पे या फिर यूनिवर्सिटी के पूरा जो अवधारणा है, जो आइडिया है ऑफ द यूनिवर्सिटी, उस पे जो एक इकोनॉमिक अटैक है, राइट? तो उसको समझने की कोशिश हम लोगों को अगर करना है, राइट, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिसी की तरफ जाने की जरूरत है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट आई वांट टू हैव विद यू टुडे, राइट? सो जहां पे मैं कुछ पॉलिसी लेवल्स, राइट, सो या फिर कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन को, राइट, तो लेके ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि फंड कट का क्या, राइट, तो क्या एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस है, राइट? किस लेवल पे फंड कट को इमेजिन किया गया है, कंसेप्चुअलाइज किया गया है, और किस लेवल पे उस फंड कट को लाया जा रहा है, राइट? सो व्हाट आर द लार्जर एज वेल एज द मोर invisible implications, right, so of what we understand as a defunding of higher education, right? so आज का जो टॉपिक है, तो मैं 3 लेवल पे बात को रखने की कोशिश करूंगा, राइट? सो एंड जैसा कि ऑलरेडी कहा गया है, क्रोनोलॉजी को ट्रेस करूंगा, राइट? सो क्रोनोलॉजी बोलते ही जो बात हम लोगों के दिमाग में आता है, जो बात हम लोगों को समझ में आता है, वो है कि इट्स क्रोनोलॉजी बेसिकली is about a serialization of time, right? So chronology का मतलब है कि आपको टाइम को प्लॉट करना है, right? So it is that plotting out of time, right? So कहां से कहां तक, right? So ये पूरा डिफंडिंग का प्लॉट, right? So कहां से शुरू होता है, right? So शुरू तो खैर आई मीन बहुत ही पहले जाना पड़ेगा, पर राइट, बट आज के संदर्भ में, राइट, इसका शुरुआत हम लोग कहां पे देख सकते हैं, या फिर इसके पॉलिसी बिगिनिंग्स हम कहां पे देख सकते हैं, राइट? वो शुरुआत को लेके, राइट, आगे तक, राइट, भविष्य में, राइट, इन द फ्यूचर व्हाट डायरेक्शंस आर we moving towards, right? So what directions is the university being forced into? That's largely the kind of framework that I will look at, right? So when I speak in English, is that very difficult? अच्छा, अगर दिक्कत होगा तो प्लीज बोलिएगा, राइट? आई एम वेरी सॉरी कि मेरा हिंदी मतलब थोड़ा ओकेशनली आई विल मैं हिंदी में भी बात करने की कोशिश करूंगा, पर अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। तो सो दैट इज द काइंड ऑफ लीनियर टेम्पलेट, राइट, जो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने रखने की, राइट? तो इसका आज के जो मुद्दा है, राइट, आज के जो मुद्दे हैं, राइट, तो उस मुद्दों के, राइट, तो अपैरेंट पॉलिसी इमेजिनिंग का शुरुआत कहां पे किया जा सकता है? आज के जमाने में हम लोगों को पता है कि अमृतकाल के जमाने में, राइट, हायर एजुकेशन के नाम आते ही, राइट, जो चीज को हम लोगों पे थोपा जा रहा है और जो चीज के नाम पे सारा हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स लाया जा रहा है, दैट इज द NEP 2020, राइट? सो समथिंग दैट वी आर ऑल अवेयर ऑफ, राइट? सो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राइट, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको लाया गया था विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, राइट? सो एट द पीक ऑफ द पैंडेमिक, अगेन, right, so something that all of you would be aware of, right? So at the peak of the pandemic, when all educational institutions in this country were shuttered, right, so for months on end, right, so उस pandemic के एकदम peak
moment में, right, so without any kind of parliamentary process, right, so which is a complete departure from the ways in which educational policies of this country have been brought in, right, so इसके पहले 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए गए हैं हम लोगों के देश में, right, so और दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पार्लियामेंट से पास होके फिर लागू हुआ है. Right, so this was the first time that a Shiksha Niti and a Rashtriya Shiksha Niti, right, so a national level Shiksha Niti was brought in and imposed on the entire country, right, so on 52,000 institutions of this country, right, so it was imposed without any kind of parliamentary debate, without any kind of debate with either the stakeholders or the public of the country, right, so जिस नीति को, राइट, so इतने सोच समझ के, राइट, so इतने सीक्रेट तरीके से विदाउट पार्लियामेंट्री कंसल्टेशन और विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन लाया जाता है, उसका तो मतलब ये बनता है जरूर, राइट, so common sense level पे, right, so if you commonsensically think of it, obviously, right, so what is the point of bringing in a national policy which with such stealth and secrecy, इतना ज्यादा सीक्रेसी के साथ, राइट, तो क्यों आप एक राष्ट्रीय नीति को लाएंगे, राइट, और जिससे जुड़ा हुआ है पूरे देश के शिक्षा के सारे मुद्दे, राइट, व्हाई वुड यू वांट इट टू बी brought in without any kind of conversation with the representatives who we have elected and sent to the parliament, right, so कोई भी representative political process के जरिए आप लाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? जरूर कुछ ना कुछ है उसमें, जरूर ऐसा कुछ एक अवधारणा उसमें है जिससे सरकार को लगा होगा, जिससे नेताओं को लगा होगा, राइट, so जिससे हमारे जो political powers that be, right, so जिससे मोदी जी के सरकार को लगा होगा कि if that were to be brought through the parliament then बवाल मच जाएगा, राइट, so कोई तो बवाल का एक थ्रेट तो जरूर परसीव हुआ होगा, राइट, so जिसकी वजह से, राइट, so this entire thing had to be done with such deep secrecy. Now that is where I want to first take you to, and that is where I want to probably plot the beginnings of, obviously this is not the beginnings, right, so हम सबको पता है कि NEP 2020 आने से पहले भी, right, so इस तरह के, right, so financial जो attacks है on higher education, इस तरीके की defunding policies have been brought in day in and day out. हम लोगों को पता है कि 2018 में autonomy के नाम पे एक financial deregulation का एक मुद्दा, right, so लाया गया था UGC के जरिए, right, so we know, right, so this is something that we know, right, so goes back about 30 years, right, so agar if you have to really trace the chronology, right, so you can go back to the previous national policy on education जो कि 1986 में लाया गया था for the first time, right, and then it was revised in 1992, right, so that's exactly the time, as you can understand, right, so that was when, right, so the market was actually thrown open to private investment, right, so that's considered to be the time of liberalization, जो कि हम लोग पढ़े होंगे, आप में से ज्यादातर लोग शायद उस मोमेंट पे, right, so you weren't even born, most of you, right, so or probably you were just about born, right, so but that's considered to be the time of liberalization, that's considered to be the time of globalization, right, so we all know, right, so it was in 1991, right, so mid 1991 when ceremonially, right, so India के बाजार को, right, so खोल दिया गया था, right, so to foreign investment, to private investment. So it is around that time, right, so 1986 to 1992, right, so उस period पे जो second national policy on education आता है इस देश में, उसका अगर आप इतिहास को देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसी से पता चलेगा कि ये डिफंडिंग वाला जो झोंक है, ये डिफंडिंग वाला जो पॉलिसी डायरेक्शन है, उसका एकदम सीधा सीधा एक फ्लो चार्ट, राइट, so एक ब्लूप्रिंट आपको उस डॉक्यूमेंट में मिलेगा. But I'm not going that far. Obviously we can, right, so that for the sake of conversation, for the sake of, let's say, a deep political or academic analysis, one has to go back there. But for our purposes right now, right, so क्योंकि हम लोगों को दिन भर खिलाया जा रहा है NEP का डोज, right, so दिन भर हम लोगों को बोला जा रहा है कि NEP is the अमृत काल of Indian education. So let us try and look at the beginnings of this
defunding plot in the NEP, right? So NEP क्या बोल रहा है इस डिफंडिंग के मुद्दों पे या फिर फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन? आज के टॉपिक क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन को लेके बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के मामले में, राइट, व्हाट इज द एनईपी 2020 सेइंग, राइट? सो इज दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. द सेकंड मोमेंट, राइट, which is the present, right? So if the NEP is the policy past to what we are seeing today, right? So policy के हिसाब से अगर NEP को देखने से ये डिफंडिंग का प्लॉट हम लोगों को समझ में आता है, तो उसका एक अगर वास्तविक स्टॉक टेकिंग करना है, if you have to do a stock taking of the reality, of the ground reality of higher education in this country, then there is a document that I will try and introduce you to, and I'm sure some of you would be already aware of this document, which is called the All India Survey on Higher Education, right? So AISHE नाम का एक रिपोर्ट निकलता है हर साल, right? So इस साल भी जनवरी के महीने में, right? So 2024 जनवरी में, right? So there was the AISHE report, right? So which was released, and this report is from 2021-22. राइट, सो 2021-22 का रिपोर्ट 2024 के जनवरी में रिलीज किया गया है, और जिसमें गवर्नमेंट का खुद का एक सर्वे का रिजल्ट्स पब्लिश किया गया है. राइट, सो गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, राइट, तो सारे इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चनेयर्स भेजे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपना इंफॉर्मेशन सब डिस्क्लोज करिए, राइट? तो कितने स्टूडेंट्स भर्ती हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स कंप्लीट किए हैं अपने कोर्सेज, राइट? सो ऑल दीज डिटेल्स, राइट? तो आपके फैकल्टी स्ट्रेंथ क्या है, आपके क्लासरूम के स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, राइट? सो फैकल्टी के क्वालिफिकेशंस क्या है, फैकल्टी के रिसर्च आउटपुट क्या है, राइट? तो इन सारे डिटेल्स को मांगा जाता है सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री से, और वो सारे डेटा को फिर कोलेट किया जाता है और सरकार ही करते हैं, राइट? सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, व्हिच हैज रिसेंटली बीन कॉल्ड, आई मीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसका भी अपना पॉलिटिक्स है, राइट? सो हाँ, आज के जमाने में अचानक से, राइट, तो ह्यूमन रिसोर्स के दौर में, राइट, तो अचानक से व्हाई हैज ह्यूमन रिसोर्स development been called education all over again, right? So that's a different politics. We will get there later if we have time. But so government के मिनिस्ट्री से, राइट, तो इन सारे डेटा को कोलेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, और एक रिपोर्ट निकाला जाता है हर साल, राइट? तो उस रिपोर्ट में आपको मिलता है अब के जो एक वर्तमान समय का, राइट, तो जो हायर एजुकेशन का जो चित्र है, उस चित्र का एक स्टॉक टेकिंग आपको मिलता है. सो आई विल टेक यू टू दैट डॉक्यूमेंट, राइट, फ्रॉम 2024 जनवरी, राइट, व्हिच गिव्स यू अ सीन ऑफ हाउ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री, राइट, so universities and colleges in this country are currently faring. What is the ground reality within these institutions, right? So has the reservation policy really worked, right? So we know that recently there has been a Supreme Court judgment which goes out and says कि SC/STs के रिजर्वेशन के लिए भी, राइट, तो SCs और STs में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और उसमें भी क्रीमी लेयर्स शुड बी एक्सक्लूडेड. नाउ इफ क्रीमी लेयर्स फ्रॉम विद इन द SC and ST communities, right, so have to be excluded from access to higher education, we have to assume कि SC/ST creamy layers में higher education actually पहुंच गया है, right? तो जब पहुंच गया है, जब the actual purpose of the policy has been satisfied, तभी you can make a claim कि फिर creamy layer को आप exclude करिए, right? So that is when you can make that kind of a claim, but that this entire assumption, right, so that the creamy layers within SCs and within SC and ST categories or communities have actually had access to higher education is a completely dubious claim, right? And that is a dubious claim is something that you get to know from the government's own data, right? But of course the government tries to play it foul, right? So I will try and take you through that data, right, so from AISHE, right, so 2021-22, and then finally, right, so I will come to the future, right? So what do we see happening to Indian universities in the future? It's not a very difficult imaginative exercise. बहुत ज़्यादा, right, so हम लोगों को कल्पना के सहारे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, right? So because the future is already here, right? So जो होने वाला है वो अभी से already दिख रहा है, right? और क्योंकि दिख रहा है, it doesn't take too much of effort, right? So it's not rocket science, as we all say, right? So to understand where we are going, and that is where I'm going to finally kind of leave you at, and then probably if you have questions, if you want to talk further, we can continue the conversation.
So the future of higher education is what I will call, right, so much like a lot of other theorists, right, so there are some very deep thinkers, right, so who've already spoken of it in the North American context, right, so क्योंकि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में, right, so यूएस के आईवी लीग या फिर यूएस के जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की अवधारणा है, right, so उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी, right, so ये फ्यूचर आ चुका है, right, so what is the present in American higher education is what is the imminent future, matlab, right, so the immediate future, right, so for Indian higher education. And there's a term that somebody called David Theo Goldberg, right, so बहुत ही अच्छे एक थियरिस्ट, राइट, so एक थिंकर, राइट, so जो हायर एजुकेशन पे रेगुलरली लिखते हैं, राइट, so उनका एक टर्म है और उस टर्म के जरिए मैं थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कि ये फ्यूचर ठीक कैसा दिखता है. एंड दैट फ्यूचर इज व्हाट ही कॉल्स द उबराइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, राइट, so what we are going to see very soon is the Uberversity, right, so universities are going to become Uber apps, right, and we already know, right, so that something called the Academic Bank of Credit is in, right, so ABC, right, so जिसके आप सबको पता होगा, right, so there are dictats coming from all administrations कि all students have to enroll, right, within the ABC, right, and by enrolling in the ABC you can go out and buy shares from any institution across the country. So this is the kind of shareholding stock market capitalist model, right, so that the Uber economy gives us, right, and which is why what we are saying right now is precisely that onslaught of the Uberversity. That is what we are faced with, right, so we are going to have Uber apps for, let's say, I mean similar apps, right, so these are super apps, right, so जैसे, so the university is just going to be an app on your mobile phone, एक मोबाइल ऐप बन के रह जाएगा यूनिवर्सिटी, जहां पे सब कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर होगा और आप एबीसी में लॉग इन करके, राइट, so you can choose कि ये वाला कोर्स मुझे, राइट, so पंचकोशा पे जो कोर्स है वो मुझे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से करना है, राइट, so और फिट इंडिया का जो कोर्स है वो मुझे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से करना है, राइट, so और हाँ संस्कृत एस्थेटिक्स पे जो कोर्स है वो मुझे जेएनयू से करना है. सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली क्रिएट, राइट, सो अ शेयर प्रोफाइल, राइट, सो आपका एक you will have a larger kind of share profile, a stock market profile, right, so और वो stock market profile के जरिए, right, so higher education is finally हमारे साथ हमारे लिए एक कह लीजिए कि एक स्ट्रेंथफुल हिस्सा है ये कि हमारे साथ आज सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड डी राजा भी आज हमारे साथ जुड़े हैं इस टॉक में. और कॉमरेड हर समय हमारी आवाज, स्टूडेंट्स की आवाज हमेशा से पार्लियामेंट में हो चाहे राज्यसभा में हो और उसके साथ साथ सड़कों पर हो, हर जगह हमारी आवाज पहुंचाते आए हैं. तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कॉमरेड डी राजा का कि आप आए. बहुत शुक्रिया कॉमरेड. देवादित्य के बाद हम कॉमरेड डी राजा को सुनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले देवादित्य की बात हम चाहेंगे कि ये कंप्लीट हो और इसके बाद हम फिर सवाल जवाब में भी जाएंगे. थैंक यू. नहीं, थैंक यू. तो ये तीन मुद्दों पे, राइट, तो मैं थोड़ा अपना बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, तो थोड़ा जल्दी ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट. So the first is the NEP 2020. The second is, as I said, the AISHE report 2021-22, which is the first plebiscite on the success of the NEP 2020. NEP 2020 आने के बाद जो पहला सर्वे ऑन हायर एजुकेशन हुआ वो 2021-22 का रिपोर्ट, और उसके जरिए हम लोगों को क्या डेटा मिलता है अभी के हालत के ऊपर, राइट, so आज का हालत हायर एजुकेशन का क्या है, राइट, and the final moment is what I call, right, so the Uberization of Indian higher education, right, so उसको समझने की क्या उपाय हो सकती है. The first thing, right, so NEP में, right, so defunding का लॉजिक ठीक कैसे आ रहा है, right, so if you, and that is why I believe, and this is something that I keep saying all the time, right, so now the devil is always in the detail, and you will not get the detail in the policy document itself, right, so you will have to always look at the document in order to actually get the devil, right, so
एनईपी का राइट तो आप सबको पता होगा अगेन राइट तो एनईपी जिस पे बेस्ड है राइट तो एनईपी का ढांचा जिस डॉक्यूमेंट में बेस्ड है राइट सो दैट डॉक्यूमेंट केम आउट ऑफ अ कमिटी कॉल्ड द कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट राइट सो वो कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट एक 484 पेज का 484 पेज का एक डॉक्यूमेंट है राइट सो और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक एनईपी का ढांचा बनाया गया है राइट और एनईपी के ढांचे से बेसिकली जो फाइनर नुआंसेस है जो फाइनर पॉइंट्स था राइट सो अबाउट एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स उसको बेसिकली निकाल के राइट सो एक बहुत ही मोटा राइट सो एक बहुत ही depoliticized एक टेम्पलेट लाया गया है एनईपी 2020 के नाम पे. Now if you go back to the कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट राइट so जहां पे ये पूरा फिनेंशियल अरिथमेटिक दिया हुआ है राइट so कि किस तरीके की यूनिवर्सिटीज पे हम कितना खर्चा करेंगे राइट so now this entire financial arithmetic actually becomes clear not through that entire massive document but in its appendices. So if you look at appendix A1 for right so 4.7 right and I have the data I can give you the exact let's say page number as well right so if you go back to that appendix A1 right so you get a basic sense of कितना खर्चा सरकार right so universities पे करने की proposal रख रहे हैं right now the NEP as we all know right so had come up with a magic formula right so, and that magic formula of course seemed magical at the time when it was brought in right so in 2020 now what was the magic formula the magic formula is that अगले 15 साल में हम लोग अपना enrollment को double कर देंगे right so which was 26.3 in 2020 उसको हम लोग 50 तक लेके जाएंगे higher education का enrollment right so जबकि हम institutions की संख्या को right so 1/4 कर देंगे. Right, so we are going to quarter the number of institutions from what was then 52,000 to 12,300 and we will increase the number of student enrollments right so to double the number that was registered at that point. Now how is that possible? This is pure magic. Right, so आप संस्थानों का संख्या कम करेंगे आप प्रतिष्ठानों की संख्या कम करेंगे पर आप स्टूडेंट्स की संख्या डबल कर देंगे so this is absolute magic but then of course COVID happened then the pandemic happened and we realized that the clear magical formula that was being proposed is a mass digitization of the public university. Right, so it was a mass onlining of teaching learning processes that could actually bring down the number of institutions. Right, so where you do not have to open the gates of an institution, you do not have to open the doors of a classroom, but you can have classes going business as usual. Right, so there will be students coming in, right, so there will be students registering for courses, writing their exams, right, so सारे teaching learning प्रक्रिया चल रहा है, right, so but you don't even have to do anything about the basic maintenance, right, so you do not have to share the stationery costs, you do not have any maintenance costs, any upkeep, right, so nothing, right, so the university can be shut down and yet teaching learning can go on नाम के वास्ते. Right now that is something right so that the government was already saying much before the pandemic hit us. So online teaching, let us not be fooled, right, so we have to be very very clear about this. Online teaching was not something that the pandemic brought on. Online teaching was part of the government's plan, right, so the digitization of the Indian university was part of the policy plan right, of the Indian government from as far back as in 2018. Right, so the Kasturi Rangan Committee report was submitted to the government in December 2018. The government sat on that report for 6 months because 2019 was the Lok Sabha elections. So सरकार को लगा कि अभी अगर रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे तो हो सकता है बवाल मच जाए तो the government sat on that report and finally brought it out in May 2019. Right, so it is from 2018 that the mass digitization of the Indian public university was already planned, right, and in order to get a sense of how this mass digitization was going to happen, right, so you probably would have heard, right, so कि भारतीय सरकार ने right, so in the Kasturi Rangan Committee report, right, and through that report had proposed that we will distribute the institutions of the country
into 3 types. हम 3 तरीके की इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, राइट? और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे एक एक टाइप में, उसका भी एक अरिथमेटिक गवर्नमेंट ने दे दिया था कि मैक्सिमम कितने इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं in each of these types. So the government said that there are going to be 3 tiers of institutions. The first is what it called the research university. The second is what it called the teaching university. And the third is what it called the autonomous degree granting colleges, matlab the dukans, right? So the teaching shops, right? Now, and how many such institutions will we have? The government said we will have a maximum of 300 research universities, a maximum of 2,000 teaching universities, and a maximum of 10,000 undergraduate colleges, right? Now, again, if you now go to appendix A.1, अभी इन 3 तरह के institutions के लिए government कितना funding देंगे? And that is where the devil lies, right? So government says, right, so in 3 तरीके के institutions को, right, so बनाने के लिए additional expenditure हम कितना देने के लिए राजी है? Right, so the amount of money that was to be earmarked, that was given to 300 research universities at the top, was double the amount that was to be given to 10,000 undergraduate colleges at the bottom. And that is where you know, right, so आप सबको पता होगा कि the bulk of higher education in this country does not happen in the universities. The bulk of higher education in this country actually happens in these colleges, which is where, right, so these universities get its students from, right? So जो जहां पे एक्चुअल हायर एजुकेशन होता है, जहां पे एक्चुअल एनरोलमेंट्स होता है, जहां पे आपको, right, so 26 से बढ़ाकर 50 करना है एनरोलमेंट्स, आप क्लेम कर रहे हैं, आप दावे कर रहे हैं, वहां पे आप कितना खर्चा करेंगे? 300 रिसर्च यूनिवर्सिटी को जितना पैसा देंगे, उसके आधा आप उन 10,000 institutions को देंगे, right? And this itself gives us a sense of the plot that was being unfolded, and we can understand that number one, there's going to be a mass digitization which will cut down costs, and number two, jahan pe actually the delivery of higher educational services, as the government calls it, right? So horrible phrase, right? So delivery of service, right? So we know delivery, service, etc., right? So these are things that relate to Uber Eats, these are things that relate to Zomato and Swiggy, right? So these are things that relate to Jio SIM cards, right? So but that is how the government talks of it, right? So ये service delivery जहां पे होता है actually higher education का, वहां पे हम लोग एक massive defunding camp एक policy लाएंगे. So that is the NEP. So that is what the NEP actually imagines, right? So as the policy basis for defunding higher education. Now to move to the AISHE report, and यहाँ पे, right, so कुछ थोड़ा सा कुछ डेटा में दे देता हूं आप लोगों को. नाउ AISHE रिपोर्ट जो कि राइट 2024 के जनवरी में आता है, राइट, और आप सबको पता है कि दिस वाज एन इलेक्शन ईयर, राइट. सो 2024 के जनवरी में एक रिपोर्ट अगर हायर एजुकेशन पे आ रहा है तो उसको डेफिनेटली एक पॉलिटिकल कैंपेन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना है, राइट. एंड व्हाट दे डिड वाज, एंड दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स आर मैनिपुलेटेड इन दिस कंट्री, एंड नॉट जस्ट इन दिस कंट्री, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, बट ऑफ कोर्स इन दिस कंट्री हम लोगों को पता है किस तरीके से, राइट. सो statistics are manipulated. We know how employment unemployment surveys of the National Sample Survey Organization NSSO का जो EUS data है उसको बंद कर दिया गया है, right. So because it actually gave us a sense of how employment levels were rising, right. So the moment the government realized from the 2017-18 data that this is going against us, right, and that showed that for the first time in the history of India's post-independence policy making, right, so there was an absolute fall in numbers of the people actually joining the workforce, right. So this is called the workforce participation rate, right. So कितने लोग काम करने के लिए आग्रही है, कितने लोग काम करना चाहते हैं, इसके संख्याओं में, right. So for the first time there was an absolute decline, never happened in the history of independence India, राइट. तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पूरे इतिहास में कभी ये नहीं हुआ, राइट. तो कि कितने लोग काम करने के लिए विलिंग है, राइट. सो हाउ मेनी वर्कर्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द जॉब मार्केट हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड
in massive numbers, and that number decreased by 6.1 million. 6.1 million people actually moved away from the job market. They withdrew from the job market because they realized that there were no jobs. Now, when the government realized that all of this was coming to the public, right, so the government basically stopped that entire survey. So we know how survey data, how statistics are manipulated in this country. Now, what the AISHE report of 2021-22 did was again something fantastic, and which of course created the usual kind of news that the public media lapped up, right? So, and जनरली राइट, तो ये AISHE में टाइम सीरीज डेटा प्लेस किया जाता है. टाइम सीरीज डेटा मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, तो कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है. एंड व्हेन यू गेट सक्सेसिव टाइम सीरीज डेटा, राइट, तो ओवर पीरियड्स ऑफ 5 years, हर साल अगर आपको 5 साल, पिछले 5 साल का टाइम सीरीज डेटा दिया जाता है, तो आप चेक कर पाएंगे कि कितना रियल इंक्रीजेस हो रहा है, राइट. सो सिर्फ रिलेटिव इंक्रीजेस नहीं, रियल इंक्रीज कितना हो रहा है. तो ये जो टाइम सीरीज कंप्यूटेशन होता है, ये AISHE के नियम मान के, राइट, तो AISHE इंस्टीट्यूट हुआ था इन 2011, राइट. तो उसका अगर आप ढांचा देखेंगे, उसका अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, तो 5 साल का बेस रेफरेंस को लेके पिछले 5 साल के डेटा को आपको दिया जाता था, एंड पिछले 5 साल के संदर्भ में आपको डेटा दिया जाता था. Now what the 2021-22 report did was that it basically took away this entire 5-year base reference and it made the base year 2014-15, right. So ताकि पूरा का पूरा जो इंक्रीज हुआ हो वो लगे कि मोदी जी के देन से हुआ है, right. So the entire base year was changed from 2017-18 to 2014-15, और उस पे भी जो डेटा एक्चुअली निकल के आया, that's very interesting, right. So government 2021-22 के रिपोर्ट में कह रहे हैं कि there are 341 universities that have been set up, जबकि if you actually compare the reports of 2021-22 and 2014-15, फिर आपको दिखेगा कि actually the number of universities that should have increased as per the government's own declaration is 408, right. तो जिसका मतलब है कि ऐसे universities है, right, जो कि government claim कर रहा है कि have been set up but which are not part of the government's count, right, and which translate into a basic, therefore, right, so policy reality, which is that a lot of the new universities that were set up were eventually actually merged, and that is how the real number came down, right. Now there are other things that if you look at the AISHE data, you will realize that in the past 8 years, right, so from 2014-15 to 2021-22, which is, let's say, right, so the famous period, right, so which is what Modi ji wanted to claim as his own achievement, right. So during that period, right, so it becomes very evident that जबकि government managed universities का संख्या, right, so बढ़ा है at the rate of 40.37%, right, so private universities का rate of growth has been 81.2%. So private universities have actually increased at double the pace of government universities. जबकि from the same data it becomes apparent कि the government universities actually enroll 3/4 of the students of this entire country, right. So, or the private universities, which are actually more than 40% the number of total institutions, right, so they enroll only 1/4 of the total enrollment in this country, right. फिर भी private universities are increased at double the rate of government universities, right. And this has been happening, right. So if you look at the data, right, so you will realize that in real enrollment figures, right, so you will, and I can give you the exact data, I can give you the numbers, but I don't want to give you the numbers at this point, right. So you will realize that undergraduate courses में enrollments have gone down across all undergraduate streams, right. So in the past 8 years, enrollments have actually come down. PhD enrollments have come down, right. So postgraduate enrollments have slightly gone up, right. So, but that slight increase in postgraduate enrollments, when looked at in the context of a real increase in population, will actually turn out to be negative, right. So all this fiction that was created of doubling student enrollments, right, so was completely militated against, was completely falsified by the actual data that we had at hand,
राइट, तो जिसमें एक्चुअली उभर के आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में as well as at the PhD level, numbers of enrollments have actually gone down. जबकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो मार्जिनल राइज हुआ है, that also will turn out to be negative if you actually look at the real increase in census data or the census figures, which have been, of course, right, so not released for the longest time. Now, to come to the operative part, right, so जो मैं शुरू में भी थोड़ा सा एक hint दिया, right, so now if you look at the government had made a huge deal and जो सारे न्यूज़पेपर्स या फिर जो पब्लिक मेन स्ट्रीम पब्लिक मीडिया है उसमें भी बहुत कहा गया, राइट, so यूजुअली AISHE डेटा को कोई नहीं पढ़ते हैं, राइट, तो हम लोग जैसे दो चार लोग जो इन डेटा पे काम करते हैं, राइट, तो पढ़ाई इसके साथ जुड़े हुए हैं, राइट, वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बट अदरवाइज नो पब्लिक मीडिया, राइट, इज रियली इंटरेस्टेड इन AISHE डेटा. बट दिस टाइम ऑल द न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड रिपोर्टिंग अबाउट द AISHE डेटा. और क्या कहा गया कि SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एनरोलमेंट्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड इन मैसिव लीप्स एंड बाउंड्स, राइट, सो इन द पास्ट 8 years. Right, now to the extent that it says that ST enrollments may apparently in the past 8 years from since 2014-15 apparently 65% enrollment increase हुआ है. जबकि if you actually break down these numbers, and I have actually gone into the entire arithmetic, I've crunched those numbers, I can give you the exact हिसाब in the number of millions of students, right, so जो कि enroll कर रहा है, जो कि census data से आपको मिलेगा, right, so पहले तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है ऑन 2011 सेंसस डेटा, राइट, सो एंड 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से आप 2021-22 का एनरोलमेंट डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं. सो ऑलरेडी यू नो दैट देयर इज अ लैग, right, so there is a lag which already manipulates the enrollments, right, so जो enrollment actually होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा inflated enrollment आपको दिखाया जा रहा है, because the base census जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, that denominator is actually an underreported denominator, right, so from 2011, right, so तो वो एक underreported denominator को लेके obviously जो भी enrollment calculation आप करेंगे that is going to be an inflated enrollment, right, and दूसरी बात ये है कि AISHE डेटा में, right, so enrollment के तो बहुत बड़े बात किए जाते हैं पर ड्रॉप आउट का कोई हिसाब नहीं है, right, so अगर ड्रॉप आउट देखा जाए तो फिर तो असली जो पिक्चर है वो सामने आएगा. But if you were to look at the SC, ST, OBC and minority data, you will realize that instead of what the government says that in among the different social groups, right, so the government says that the SC enrollment in higher education is 15.3%. The government says that the ST enrollment in higher education is 6.3%. The OBC enrollment in higher education is 37.8%. Right? Now, looking at these, let's say 15.3, 6.3 and 37.8, आपको लगेगा कि फिर तो reservation policy has worked. Right? But the truth is, when you actually translate these percentage figures against the census total of the number of people who exist within 18 to 23 years, which is the age group that enters into higher education, you will realize that even today, let's say 2022 May, according to the government's own AISHE data, 1 out of 4 SC youth ever has access to higher education. 1 out of every 4 ever enters a college or a university. In terms of ST data, it is 1 out of every 5. In terms of OBCs, it's again 1 out of every 4. In terms of minorities, it's 1 out of every 10 people who even enroll in an institution. अगर इस पे आप dropout rates देखेंगे, फिर तो the entire scene will just completely change. It will radically change. Jabki from the 2011 census, right, so if you then translate these figures into, so basically if you subtract these let's say social group enrollments against the larger enrollment numbers and try and arrive at a Hindu upper caste enrollment, you will realize that 1 out of every 2 Hindu upper caste youth has access to a college or a university.
So this is the state of SC, ST, OBC minority enrollment in this country right now, and you have the data in the government's own record, in the government's own data archive. That is where it comes out of. And then there is something called a demand for subcategorization of SCs and STs to exclude the creamy layers from access to education altogether. So this is the level of education that you've given them, number one, and then you're talking about excluding the creamy layers, right? So final point that I want to end with, right, and which is probably the point that ties in with our futures, right, so which is, where does all of this lead us? And I would say that all of this leads us to, as we said, the Uber varsity. Now, what is this Uber varsity, right? So why do I use the term Uber? Right? So आप लोगों को शायद पता होगा, या फिर आप लोग पढ़े तो जरूर होंगे इसके बारे में, right? So जब Uber जो कंपनी है, जो आप लोगों को पता है, राइट, सो राइड शेयरिंग, राइट, सो जो कैब सर्विस है, राइट, सो वो Uber जो कंपनी है, उसको जब 2019 में, right, so when that company went public, it went public matlab, right, so it started selling stocks in the market, right, so it started opening its shares to the general public, and usko kaha jata hai as the going public of a company, right. So when in 2019 Uber went public and made its shares available at $45 per share, right, interestingly, right, so how did it expect people to buy those shares, right? So it went public and it expected that people will, as we know, right, so आज के, right, so ज़माने में अदानी और हिंडनबर्ग का, right, so चर्चा तो चल ही रहा है, right. So now in 2019, right, so Uber expected people to actually fall over each other, right, and buy these shares, right, so precisely because the valuation of Uber at that time was pegged at $82.4 billion. राइट, तो 82.4 बिलियन डॉलर्स का जिस फर्म का वैल्यूएशन होगा, उसका शेयर खरीदने के लिए नेचुरल तौर पे, राइट, तो लोग समझेंगे कि बहुत लोग भागेंगे, राइट, एंड व्हिच इज व्हाई उबर वेंट पब्लिक. नाउ द ट्रूथ इज दैट जब से उबर कंपनी एस्टैब्लिश हुआ, राइट, तो उसके 10 साल बाद उबर स्टार्टेड सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी मॉडल. Now, in these 10 years of Uber's existence, Uber had not made profits even a single year. For 10 years, it was a loss-making company. And why was it a loss-making company? Right, so because it owned no cars. आप सबको पता होगा, right? So Uber owns no cars. Uber actually offered rides at rates which were far lower than the market prices. Right, so it claimed a share which was as much as 20 to 50% of the driver's wages or the driver's salaries. Right, so in order to make up for operational costs, and then it devised search pricing techniques, right, so in order to make up for these losses. So for 10 years, a company which has only made losses, जिसने प्रॉफिट का मुंह ही नहीं देखा, right, so उसका वैल्यूएशन 82.4 बिलियन डॉलर्स कैसे हो सकता है, right? Now this is the logic of what is called Uberization. Now 82.4 billion dollars जो उसका वैल्यूएशन है, now that is not its present value. The value of a firm is not its current monetizable value, is not its asset price in the present. The value of that firm is what it promises you in the future. और उस फ्यूचर में उबर को 82.4 बिलियन डॉलर्स का रकम मिलेगा, उसके ग्रीड में, उसके लोभ में, राइट, तो आप आके शेयर खरीदो, right, or because, and that is how the share market works, right, so this is how derivative trading happens, right, so you are being told that because you will end up making tremendous amounts of money in the future, you are going to be offered discounted prices for every share right now, and for every year of postponed income, right, so क्योंकि आपको ये वैल्यू तो अभी नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है फर्म का, वो तो फ्यूचर एंटिसिपेशन है,
एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। तो वो जो टाइम आपको वेट आउट करना पड़ेगा, राइट, सो द टाइम दैट यू विल हैव टू वेट इन ऑर्डर टू रियलाइज योर प्रॉफिट्स, उसके लिए हर साल के लिए आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा, right? So there is going to be a discount factored into the price of every share. Now what is that discount? The discount is usually equivalent to the interest rate for bank loans. Let's say, right, so 10%. Now which means for every year of postponed profit, you will get 10% of a discount on a share price. Now by the 10th year, right, so $1 of a share actually comes down to 39 cents. Now who will pay this extra 61 cents? Right, so आपको 39 cents में जो शेयर बेचा गया, $1 का शेयर जो आपको 39 सेंट्स में बेचा गया, ये कह के कि आप 10 साल बाद आपको इस पे $1 मिलेगा, राइट, और उस प्रॉफिट के लिए 61 सेंट का जो प्रॉफिट, उसके लिए आपको अभी से, राइट, एक डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर बेचा जाएगा। नाउ हु विल गिव दैट एक्सेस 61 सेंट्स? Now somebody called Timothy Mitchell says that it is the future who will pay it, right? And Timothy Mitchell has this essay which is called Uber Eats, What Capitalism Eats is the Future, right? So what it says is that ultimately who will repay, who will actually pay the debt, right, of this shortfall? And that shortfall is going to be paid by students of the future, right? And that is what we see happening to Indian higher education right now, right? So where we know that with this kind of an Uber university that is being imagined in India, right? So there are three kinds of income, right? So that the university is targeting. The first is rent. आपको पता होगा, आपके VC ने already कहा है कि हम लोगों के पास बहुत सारे properties पड़े हुए हैं, right? So उससे कोई income नहीं मिल रहा है, तो हम लोग rent करेंगे इसको. So the first means of repayment, right, so for that shortfall is rent. The second means of repayment is prices, right, so price बढ़ाओ, right, so हर डिग्री का प्राइस बढ़ाओ, right? And the third means of repayment is loans. And we know that हेफा नाम का एक वस्तु है, right, so जिसके तहत, right, so institutions को अभी बाध किया जा रहा है, right, so are being forced to take loans, right, so which will then have to be paid through internal accruals. Internal accruals का मतलब है student fee revenue से, या फिर research grant के जरिए उसको repay करना है, right? And this is what we see happening to Indian universities, right? So through rents, through prices, and through loans, right? So in the immediate future, right? So the rent would be in terms of selling of different assets within the university. The prices would be in terms of, let's say, the kind of money that you will have to pay for every course that you enroll in. आप ABC में, Academic Bank of Credit में जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स ले लो और उसके लिए एक रकम आपको पे करना होगा, right? And that will lead to what? That will lead to your credit scoring, right? So जो एक लोन इकोनॉमी का टर्म है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, राइट? और ये क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ेगा? आप थोड़ा सा फिट इंडिया का कोर्स किए, आप आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी किए, राइट? आप थोड़ा सा पंचकोशा एंड ऑल द, राइट, आयुर्वेदा पे कोर्स किया, राइट? और उसके जरिए, हाँ, राइट, okay, so and that is how, right, so you will get all your credit scores, and then that repayment of the credit scores has to be done against sarkari loans that will come through the HEFA, right? Now that is what the Indian higher education sector looks like in terms of what we call the Uber University. I'll stop here and maybe